चलिए तो बच्चा लोग अब हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं, जिसका आज का हेडिंग होगा हमारा जिसमें नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है। तो इस टॉपिक में मेनली हमको पढ़ना है कि नॉइज से भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो, नॉइज को हम लोग पॉल्यूटेंट स्टार्टिंग में नहीं मानते थे, लेकिन अब चूंकि नॉइज बहुत ज्यादा अनवांटेड नॉइज हो चुका है, तो हम लोग उसको भी पॉल्यूशन मानने लगे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि नॉइज को मेजर करते हैं साउंड मीटर से। ठीक है। दूसरा बात, इसका यूनिट डेसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये साउंड का यूनिट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 80 डेसिबल से ज्यादा कोई भी नॉइज को हम लोग बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। 80 डेसिबल से ज्यादा किसी भी आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज पॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अच्छा, 80 से ज्यादा हुआ तब तो चिढ़ आएगा, अनस आएगा, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर आवाज 140 डेसिबल से ज्यादा हो जाए, 140 डेसिबल से ज्यादा हो जाए, तो इट बिकम्स अनबियरेबल। अब बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। 140 डेसिबल से ज्यादा हुआ तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। थोड़ा कुछ यूनिट से एग्जांपल देख लीजिए। मॉडरेट कन्वर्सेशन, जो हम लोग नॉर्मली क्लास में बात करते हैं, वो 70 का होता है। लाउड कन्वर्सेशन, जो कि हम जैसे जब पढ़ाते हैं तो 70 डेसिबल का होता है। जब हम ही माइक ले लेते हैं तब जो आवाज होता है वो 80 डेसिबल का होता है, मतलब स्कूटर के इतना आवाज। ट्रक या बस का जो आवाज है वो 90 डेसिबल होता है। तो देखते हो, ट्रक या बस जब हॉर्न देता है तो चिढ़ाता है, क्योंकि वो नॉइज पॉल्यूशन का पार्ट है। जेट 150 डेसिबल, जेट का आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कॉमन कान से, नॉर्मल कान से। और रॉकेट तो कान का चदरा फाड़ देगा। मेन चदरा जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आई गेस आप ये बात जानते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर के बीच का जंक्शन है। या और से बोलूं तो मिडिल ईयर भी नहीं, आपका ईयर का जो पहला पार्ट है उसके बाद मिडिल ईयर में जाने के लिए, मैलियस स्टेपस में जाने के लिए ही आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करना होता। तो जो बाहर का ईयर, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच का मेम्ब्रेन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसी को हम लोग चदरा बोलते हैं। तो उसको ऑलमोस्ट डैमेज कर सकता है। साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? पहला, कम सुनाई देगा। अच्छा, एक और बात, ज्यादा तेज आवाज तो हमेशा ही नुकसानदायक होता है, बात सब लोग जानते हैं। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि अगर ये अचानक हो, इफ इट इज सडन, जैसे पटाखे का आवाज, आप माचिस जलाए, शांति शांति शांति, बूम। ये जो अचानक से बूम था, ये ज्यादा डैमेज करता है। इट इज मोर हार्मफुल। उसके बाद देखो ना, जैसे जब चटाई फोड़ते हो तो पट 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 जो चालू होता है, स्टार्टिंग का पट पट चुभता है। बट उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है चुभन, क्योंकि आप वो कंटिन्यूअस साउंड हो जाता है। ठीक है। तो सुनिएगा, फैक्ट्री वर्कर जो भी होते हैं, वो क्रोनिक हियरिंग लॉस, लंबे समय तक हियरिंग लॉस को, या लंबे समय काम करते करते हियरिंग लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेशनल नॉइज बहुत ज्यादा होता है फैक्ट्री में। धन धुन धड़ान हो रहा है, एक साथ मशीन चल रहा है, तो इसलिए ज्यादा आवाज का थिंकिंग पे और कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब पे, हाथ पैर, जैसे देखते हो, सुने होगे, सुने क्या, देखे होगे, अगर एकदम अचानक से बिजली चमकता है तो कई बार ऐसे डरते हैं। तो जो अचानक से डरे, ये आपका हाथ और पैर का मूवमेंट कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, कई बार गिर सकते हो अचानक की आवाज से। सो इसका इफेक्ट ऐसे भी होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, उस पे भी इसका इफेक्ट होता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आवाज होने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होता है, हार्ट आउटपुट यानी ब्लड जो पंप हो रहा है हार्ट से वो कम हो जाता है, डिफेक्टिव नाइट एंड कलर विजन, रात के समय और
कलर विजन यानी जो रंग दिखता है वो कम हो जाता है। और नर्वस सिस्टम ऑफ अनबॉर्न बेबीज में भी, नर्वस सिस्टम जो अनबॉर्न बेबी का है उनमें भी एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है जन्म के बाद। ठीक है। तो अब ये तो नॉइज पोल्यूशन से दिक्कत क्या था, कितने को नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, ये सब जान ली। नॉइज पोल्यूशन आखिर कंट्रोल कैसे करें? पहला तरीका है ग्रीन मफलर स्कीम। इसमें क्या करते हैं, हर तरफ रोड के चारों तरफ नीम और अशोक का पेड़ लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि नीम और अशोक का पेड़ साउंड वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है। ठीक है। तो इसको ग्रीन मफलर स्कीम भी बोलते हैं इसीलिए। ग्रीन मफलर स्कीम इज जो साउंड वाइब्रेशन लगातार एब्जॉर्ब हो रहा होता है। मतलब रोड के दोनों साइड में एक ग्रीन कलर का मफलर बांध देना। ग्रीन कलर का मफलर यानी हरे हरे पेड़ पौधों से उसको एकदम बाउंड्री कर देना। और मेनली पेड़ पौधा किसका, तो नीम और अशोक का। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि नीम और अशोक का पेड़ ज्यादा से ज्यादा साउंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। आगे। सो अब क्या किए हम लोग उसके बाद, एक तो ये पहला काम हुआ कि रोड के आसपास आवाज को कैसे कम करें जो ट्रैफिक से आता है। दूसरा हम लोग क्या किए कि जोन डिवाइड कर दिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, ये क्या किया, बोला कि यार हर एरिया में एक जैसा आवाज ठीक नहीं है। तो हर एरिया में आवाज का एक लिमिट फिक्स कर दिया गया और जोन बना दिया गया कि जो जोन रेसिडेंशियल होगा वहां इतना आवाज, जो जोन इंडस्ट्रियल होगा वहां इतना आवाज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ, उसको एकाउस्टिक जोनिंग बोलते हैं। जोनिंग ऑन द बेसिस ऑफ साउंड या नॉइज। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75, रात में 70। कमर्शियल में 65, रात में 55। रेसिडेंशियल में 55, रात में 45। और साइलेंट जोन में दिन में 50, रात में 40। ठीक है। अब दिल्ली का एक केस स्टडी, इसमें केस स्टडी खूब पढ़ना है जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किया गया। उस केस स्टडी में आपको पढ़ना है कि दिल्ली में अचानक से बहुत ज्यादा कार हो गया था। कह रहा है कि दिल्ली में इट हैज मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। गुजरात और बंगाल में दोनों में जितना कार है दोनों को ऐड कर दे तब भी दिल्ली में कार उससे ज्यादा हो। तो क्या करें भाई? तो आपको करना ये है। अच्छा, एक और बात लिख रहा है, दिल्ली इन 1990s में दिल्ली रैंक्ड फोर्थ अमंग 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी उनमें चौथा है, अब तो सब पहला है। प्रोग्रेस कहीं तो है। ठीक है। तो था उसके बाद एक डाला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कि भाई दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है इसको कुछ कीजिए। ये सब करने के बाद जो कोर्ट था वो एक गवर्नमेंट को बोला कि स्पेसिफाइड टाइम में हमको एक अप्रोच चाहिए। और साथ में ये भी ऑर्डर किया कि जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस से डीजल में कन्वर्ट कीजिए। और डीजल से कन्वर्ट करने के बाद मतलब बस जो पहले डीजल से चल रहा है उसको सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए। नॉर्मली डीजल से चलता है, इसको किसमें कन्वर्ट कीजिए? सीएनजी। ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है। तो इसलिए क्या किया गया, जितने भी बस थे दिल्ली के 2002 के अंत तक सबको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। सीएनजी का क्या क्या फायदा है भाई? सबसे पहला कि बहुत अच्छे से जलता है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। और तीसरा, इसमें मिलावट नहीं किया जा सकता। है ना? ना तो इसको चुराया जा सकता, जैसे चोर लोग पेट्रोल डीजल खोल के चुरा सकता तुम्हारे गाड़ी में। सीएनजी कैसे चुराएगा, वो तो गैस है। और ना ही इसमें मिलावट पॉसिबल है, जो कि पेट्रोल में हो सकता है ना कि भाई पेट्रोल है, ऑटो वाला है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है,
तो क्या किया कि भाई 1 लीटर पेट्रोल लिया, उसमें आधा लीटर किरासन तेल मिलाया और चला रहा, उससे धुआं आता है। ठीक है, क्योंकि वो अनक्लीन्ड फ्यूल है। और चूंकि किरासन तेल सस्ता है, तो ठीक है, बेचारा गरीब आदमी वो कुछ कर भी नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो ये सब भी प्रॉब्लम आ रहा था, जबकि सीएनजी में अब ये सब कुछ होने का ऑप्शन नहीं है, तो सस्ता है और उसमें भी अगर कोई लालच में आके चाहे कि नहीं हम और थोड़ा मिलावट कर लें तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो बात ये आया इन सभी के बाद, अब है कि भाई अब कॉमन मैन को कैसे कैसे सुधारे। ये तो ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या किया वो बोला कि भाई अब जो भी पेट्रोल होगा वो अनलीडेड होगा, यानी पेट्रोल में लीड नहीं मिला सकते। लेड एक मतलब नॉर्मली मिलता है, जिसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने में खर्चा ज्यादा आता है, इसलिए पहले गवर्नमेंट इसको यूं ही छोड़ देता था। और अगर यूं ही छोड़ दिए तो ये जो पेट्रोल है वो ज्यादा हार्मफुल हो जाता था। तो अनलीडेड पेट्रोल का यूज को बढ़ाया दिया गया। दूसरा, लो सल्फर पेट्रोल और डीजल, ऐसा पेट्रोल और डीजल जिसमें सल्फर अमाउंट कम है, इसको भी इनकरेज करा गया। व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाने के लिए कहा गया। हम लोग ऐसा पढ़े थे साउथ एयर पॉल्यूशन, याद आ रहा है कि अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर लगाइएगा कहीं पे भी, तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जाहिर सा बात है जहरीला गैस कम से कम होगा। तो अगर हर गाड़ी के साइलेंसर में ये लगा दिया जाए कैटालिटिक कन्वर्टर, जाहिर सा बात है कि बहुत कम हो जाएगा। वही किया गया, उससे बहुत हद तक पेट्रोल मतलब पॉल्यूशन घटा दिल्ली में। उसके अलावा अब बारी आया है कि अब देश में क्या करें। तो देश में जैसे यूरोप में क्या है कि ये सब किस तरह का पेट्रोल यूज होगा, इंजन कितना इफिशियंट होगा, कितना कम पॉल्यूशन करेगा, उसके लिए वो लोग लेवल बांट दिए थे। यूरो 1 यूरोप के लिए, जो ब्रिटिश सिस्टम में चलता है, यूरो 1 यूरो 2 इस तरह से। तो सबसे पहले क्या किया गया कि भाई सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट को पेट्रोल और डीजल से घटाने के लिए बहुत सारे रूल्स लाया गया, नया फ्यूल पॉलिसी लाया गया। और उसी में एक था यूरो 2 नॉर्म, जो कि बोलता था कि सल्फर जो है, सल्फर इसका, सॉरी यूरो 2 यहाँ लिखा है बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज यूरो 3। ये यूरो 2 यहाँ लिखा है, अभी हमको याद आया, शायद यहाँ लिखा भी है चुरस्ता सा। एनसीईआरटी सेज इट यूरो 3, हाँ ये यूरो 3 है। यूरो 3। तो अब जो नया नॉर्म आया वो बोलता है कि सल्फर का अमाउंट 350 पार्ट पर मिलियन से कम रखना है या उतना रखना है। 350 पार्ट पर मिलियन से अधिक नहीं कर सकते आप डीजल में, और पेट्रोल में 150 पार्ट पर मिलियन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42% ऑफ कंसर्न्ड फ्यूल से कम रखना है। उससे ज्यादा हुआ तो वो फ्यूल फेल है, वो हम यूज नहीं करने देंगे। और इससे धीरे धीरे कम हुआ, और इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि आगे चल के सल्फर कंटेंट को पेट्रोल में 50 ppm पे ले आना है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल दोनों में। और एरोमेटिक कंपाउंड को 35%, जो कि अभी 42% है, तो 35% पे लेके आना है। तो जाहिर सा बात है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो व्हीकल के इंजन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, isn't it? अगर व्हीकल का इंजन अपग्रेड नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। उसके लिए अलग अलग, जैसे देखो यूरो था, यूरो यूरोप का था, इंडिया में भारत लाया गया। भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, इस तरह से करके। सबसे पहले भारत स्टेज 2, जो कि यूरो 2 के बराबर था, जो कि जिस वक्त में एनसीईआरटी में छपा था उस वक्त इंडिया के कुछ ही सिटीज में एप्लीकेबल था, जैसे दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो यूरो 2 या फिर भारत 2 स्टेज है, ये 1 अप्रैल 2005 से देश के इन राज्यों में एप्लीकेबल रहेगा। मतलब वैसा ही पेट्रोल डीजल वहां बिकेगा, वैसा ही इंजन वहां चलेगा गाड़ी। उसके पुराना या प्रिमिटिव टाइप का इंजन है तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जैसे सुने होगा दिल्ली में 15 साल से पुराना गाड़ी को रिटायर कर दिया जाता है, 15 साल से पुराना गाड़ी तो दिल्ली में नहीं चला सकते।
इस तरह का रूल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन सब शहरों में 1 अप्रैल 2005 के बाद ये सब कुछ अलाउड, मतलब भारत स्टेज 2 आ गया। उसके बाद बोला गया कि जितने भी ऑटोमोबाइल मोबाइल्स थे जो कि पेट्रोल से चलते हो या डीजल से चलते हो, उन सबको यूरो 3 इमिशन स्पेसिफिकेशन कम से कम इन 11 शहर में 1 अप्रैल 2005 से मानना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 2010 से यूरो 3 के बजाय यूरो 4 मानना पड़ेगा। मतलब 5 साल में ही 5 साल का रिलैक्सेशन है, आपको यूरो 4 पे आना है। हमको जहां तक याद आ रहा है, लास्ट टू लास्ट ईयर दिवाली में, या शायद लास्ट ईयर ही दिवाली में, लास्ट ईयर हम कहाँ थे, लास्ट ईयर तो घर ही में गुजर गया था। नहीं ठीक है, लास्ट ईयर दिवाली में, लास्ट ईयर मतलब ये 2021 नहीं, 2020 की दिवाली का बात कर रहे हैं। ये वाला दिवाली तो बीत गया अभी जस्ट, 2020 की दिवाली में। उस वक्त अचानक से दिवाली से पहले बहुत भयानक सेल आया था गाड़ी का। बहुत सस्ते में गाड़ी मिल रहा था, 40,000 का गाड़ी 30,000 में, 32,000 में ऐसे। यही कारण था। भारत स्टेज 5 उस वक्त आ रहा था इंडिया में। और चूंकि भारत स्टेज 5 आ रहा था तो दिक्कत ये हो गया कि भारत स्टेज 5 आ रहा है, तो उसके पहले जो भी गाड़ी बना हुआ है भारत स्टेज 4 वाला, वो बिकता नहीं उसके बाद। उसके इंजन को अपग्रेड करना पड़ता, तो कंपनी को लॉस होता, इसलिए वो कंपनी दाम पे ही निकाल दिया। जो उसको आया कॉस्ट प्राइस उसी पे निकाल दिया। 5-10 रुपया भी बच जाए, नहीं तो फिर 20 रुपया लगाओ और ज्यादा महंगा हो जाएगा तो कोई गाड़ी लेगा नहीं। तो ये होता है। 2010 के बाद, 1 अप्रैल 2010 के बाद इंडिया में कम से कम इन शहरों में यूरो स्टेज 4 अप्लाई हुआ। और बाकी पूरे कंट्री में यूरो स्टेज 3 को मानना पड़ेगा। तो 2000 1997 से लेके 2005 तक में SO2 और CO2 के लेवल में लगातार फॉल देखने को मिला। अब फिर से वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, डेंसिटी और ज्यादा हो गया, तो अब और दिक्कत हो रहा है। आज के समय में 4 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 3 पूरे देश में लागू है 2010 से, अक्टूबर 2010 से। और कम से कम 13 मेगा सिटीज में भारत स्टेज 4 लागू है। उसी तरह इधर है, देख लो। तो ये तो रहा नॉइज पॉल्यूशन और थोड़ा सा एयर वाला। वाटर के लिए देखते हैं कितना बड़ा, देख लेते हैं एक बार। 19 मिनट्स का है, चलो वाटर भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद बचेगा सॉलिड, सॉइल, रेडियो एक्टिव। 2 क्लास और आज के बाद, दो नहीं लगता रे। सॉइल, सॉलिड यहाँ है ना, 7 पे, 8, 9, 10, हाँ 2 लग जाएगा ऑलमोस्ट। आज वाटर देखते हैं चलो। वाटर के पॉल्यूशन का क्या क्या कारण हो सकता है? तो पॉल्यूटेंट्स तो हम लोग बात कर ही चुके थे। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल, ऑफ शोर ड्रिलिंग। ऑयल ड्रिलिंग से क्या होता है, तेल सी सरफेस पे आता है और ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने नहीं देता अंदर में। उससे जो वहां पे ऑर्गेनिजम्स है उनका डेथ होता है। थर्मल पावर प्लांट, पानी गर्म होता है, गर्म पानी डालना भी फिश के स्पॉनिंग, स्पॉनिंग यानी उनके ब्रीडिंग पे इफेक्ट डालता है। अब बात करें सुवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट के बारे में। ऑलमोस्ट 75% ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो है वो डोमेस्टिक वेस्ट से होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 0.1% भी अगर इम्प्योरिटी आ गया ना उसमें, अगर 0.1% भी डोमेस्टिक सीवेज आ गया पानी में, तो हमारे लिए अनफिट हो जाता है वो पानी। तो सोचो, यहाँ तो 75% जो भी वाटर पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड वाटर है, उसमें 75% सीवेज है। अगर 0.1% भी आ गया तो हमारे लिए बेकार। ठीक है, तो ये दिक्कत होता है। अब सीवेज में क्या क्या हो सकता है, तो भाई बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन फीकल मैटर, एनिमल वेस्ट, डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यूरिया, जो कुछ भी। इफेक्ट क्या है इसका? गंदा तो कर दिए, लेकिन इसका असर क्या क्या है? सबसे पहला असर, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल। जाहिर सा बात है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, अगर जो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अगर घट रहा है, तो जाहिर सा बात है कि प्लांट और जो एनिमल्स है वहां पे वो मरेंगे, है कि नहीं? आगे, ये जो डिजॉल्व वाटर है पानी में,
0 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 14 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? किसी पानी में उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए, याद रखो, जिस पानी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स तो लगेगा, माइक्रोब भी डिकम्पोजिशन करता है। तो वो जो माइक्रोब जो डिकम्पोजिशन किया, वो जितना ऑक्सीजन यूज कर लिया, उसी ऑक्सीजन को बोलते हैं बीओडी। किसी पानी में किसी वक्त में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स को जितना भी ऑक्सीजन लगता है उसी को बोलते हैं बीओडी। ठीक। बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम required to decompose organic matter present in 1 liter of water kept at temperature 20 डिग्री सेल्सियस for 5 days। देख लिए, अगर बीओडी 1500 है पर लीटर तो वो पॉल्यूशन कम माना जाएगा। इससे ज्यादा 4000 तक है मीडियम, 4000 से अधिक तो हाई। ये तो भाई बीओडी रहा। बीओडी का चचेरा भाई भी है जिसका नाम है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो होता यूं है कि किसी पानी में अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई डिकम्पोज पॉल्यूटेंट है, तो कई बार वो पॉल्यूटेंट भी ऑक्सीजन यूज कर रहा होता है। इसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन वाटर, इट्स वैल्यू इज हायर देन बीओडी। जाहिर सा बात है। जस्ट देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी। यहाँ पे तुम सीवेज डाले हो, जब तुम सीवेज डाले तो तुम देख रहे हो डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है और ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे तुम उसके पानी के बहाव के डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, समय के साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता चला जाएगा और बीओडी चूंकि डिकम्पोज होना शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे सबसे अधिक ऑक्सीजन डिमांड है डिकम्पोजिशन के लिए। बट अब धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो रहा है तो कम हो रहा ना ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑक्सीजन डिमांड देखो घट रहा है। ये ग्राफ याद रखना है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता चला जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में और बीओडी घटता चला जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। ठीक। अगला ये देखो, ये एक एनालिडा है जिसका नाम है ट्यूबिफेक्स। ये जो है अगर पानी में मिल रहा है तो वो पॉल्यूटेड वाटर का पहचान है, इंडिकेटर है। दूसरा एक टर्म है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है वो बाद में जानेंगे। देखो हम एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लो पानी में डीडीटी का अमाउंट, देखो होता ही है ना कि हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स जाते हैं बॉडी उसको पहचानता है। अगर उसका यूज है तो यूज करता है, यूजफुल है तो, और अगर वो केमिकल वेस्ट है तो उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है। जाहिर सा बात है हमारा बॉडी हजारों लाखों साल पहले डेवलप हुआ। उस वक्त जो भी केमिकल था उसको बॉडी धीरे धीरे पहचाना कि ये यूजफुल है या बेकार है और यूज करता है या बॉडी के बाहर फेंकता है। बट समय के साथ जब हम लोग डेवलप होना शुरू हुए और ज्यादा, तो हम लोग कुछ नया नया तरह का केमिकल बना जो पहले नहीं था इन्वायरमेंट में, इंसान बनाया। जैसे डीडीटी। अब इसके बारे में बॉडी जानता ही नहीं है कि ये यूज है कि वेस्ट है। यूज होता तो यूज कर लेता, वेस्ट होता तो बाहर निकालता, लेकिन बॉडी को पता ही नहीं है क्या है। तो डीडीटी चुपचाप से बॉडी में स्टोर हो जाता है, ना यूज होता है और ना ही वेस्ट बाहर निकलता है। अब सुनना, पानी में डीडीटी का अमाउंट है 0.003 पार्ट पर बिलियन। ठीक। ये देखो जू प्लैंकटन, मान ली जू प्लैंकटन 2 दिन जिंदा रहा और 2 दिन में वो 100 बार खाया और 100 हर बार खाने में गलती से एक पार्ट डीडीटी का चला जा रहा था इसके बॉडी में। तो जाहिर सा बात है कि अपने लाइफ टाइम में 100 बार खाया तो इसमें कंसंट्रेशन बढ़ा। जैसे मान लो तुमको तुम एक पेड़ में, एक पेड़ जो है इसमें तुम डीडीटी दे रहे थे और एक पेड़ में मान लो बस
0.1 ग्राम DDT चला गया, एब्जॉर्ब हो गया है, और तुम अपने लाइफ में सिर्फ 10 पेड़ खाए, ओनली 10 पूरे लाइफ में, 10 टाइम्स। तो जाहिर सी बात है कि ये 0.1 ग्राम हर बार तेरे बॉडी में गया, 10 बार में 1 ग्राम गया। और जाहिर सी बात है DDT तो तुम्हारे बॉडी में नहीं जानता है क्या यूज है, तो तुम्हारे बॉडी में भी स्टोर ही होगा। तुम्हारे बॉडी में कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे था 0.003 पार्ट पर बिलियन, यहाँ देखो बढ़ के पार्ट पर मिलियन 0.04 कितना बढ़ गया देखो। अब देखो स्मॉल फिश अपने पूरे लाइफ में मान लो 10 दिन जिंदा रही और हर दिन बस 20 को खा रही थी, 20 जू प्लैंक्टन को। तो सोच लो 20 को खा रही थी हर दिन, तो 10 दिन में कितना को खाई, 200 को। तो एक फिश के बॉडी में 0.04 इंटू 200 यानी कहा 0.04 पार्ट पर मिलियन था, यहाँ पे 8 पार्ट पर मिलियन हो गया। सोच रहे हो कितना गुना हो गया, 200 गुना हो गया। बट ये तो हम एक एग्जांपल लिए, यहाँ एक्चुअली में 0.04 से 0.5 हुआ। अब देखो लार्ज फिश ये और छोटी छोटी मछलियों को अपने लाइफ में खाई तो 2 हो गया। अब ये मछली देखो यहाँ 2 है, ये खाई तो इसमें 25 हो गया। तो जैसे जैसे तुम ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ रहे हो, किसी खास केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बहुत खतरनाक है, खासकर ईगल ये सब के बॉडी में क्या हो रहा है, ईगल जो भी टॉप लेवल पे है उसमें देख लो बहुत ज्यादा डेंजरसली हाई हो गया ये कंसंट्रेशन। तो ईगल ये सब में क्या हो रहा है, जो भी टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं वो इतना ज्यादा उनके बॉडी में हो जा रहा है कि DDT की वजह से उनके बॉडी में बहुत सारा हेमरेज हो रहा है, ब्रेन सॉफ्ट हो रहा है, लीवर सड़ रहा है, BP बढ़ रहा है। ईगल ये सब का तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ही कम हो गया है। क्यों, क्योंकि उनका जो अंडा है ना, उनका जो सेल है छिलका वो बहुत पतला हो रहा है, तो समय से पहले ही फूट जाता अंडा। अभी बच्चा डेवलप ही नहीं किया, अंडा फूट गया तो बच्चा मर गया ना। इनका स्पीशीज खत्म होने के कगार पे आ गया DDT की वजह से। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलो यहाँ से अगला दिन पढ़ेंगे, 7वां पेज है, 2 दिन और लगना ही, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, तो गला फाड़े। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।